हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो ये क्या है देखते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जानने से पहले आप एक चीज़ देखिए। हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैथोड में जा कर के डिपॉजिट हो रहा है और एनोड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को देख करके आपका मतलब इसका हम डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ये आपको आ, देखना है। करेक्ट। तो जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसमें आपने एक्सटर्नल एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी इसमें आपने जोड़ दिया, करेक्ट। ले लेते हैं हम इसको कॉपर ले लेते हैं, है ना। ये भी हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर लेंगे। यहाँ पर मेरा जो कॉपर होगा ये जो डिपॉजिट होगा ये आपका प्योर फॉर्म में होगा। ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो कि आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प लेकर के। बहुत सारे ऐसे मेटल है जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हुए उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको डिपॉजिट कराएंगे, है ना। तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है कि इम्प्योर कॉपर को जो है आप यहाँ पर एनोड बना दीजिए। और आपको पता है कि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब यहाँ से जो है कॉपर Cu2+ बन के निकलेगा, है ना। तो यहाँ से डिज़ोल्व होकर के Cu2+ बनेगा। और जो ये आपका कैथोड है, कैथोड में क्या होगा आपका, जब आप एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब, करेक्ट। तो इसलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर में हो गया। ये पार्ट जो है आपका बैटरी है, एक्सटर्नल ईएमएफ है, ठीक है। जब आप ये अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल डीसी वोल्ट, तो क्या होता है, ये यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, यही Cu2+ जा करके डिपॉजिट होगा। तो जब वो डिपोजिशन का प्रोसेस होगा तो डिपॉजिट में क्या होगा, सिर्फ Cu2+ होगा, क्योंकि मैं हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके अनुसार से सिर्फ Cu2+ ही डिपॉजिट होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर से हम जो जिसको मैंने एनोड बना दिया, उससे जो हम प्योर फॉर्म का कैथोड ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक यूज़ है, करेक्ट। और इससे क्या होगा, बहुत सारे मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं जो कि ऐसे नॉर्मली बहुत डिफ़िकल्ट आता है। जैसे आपका हो गया सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सब को जो है हम लोग इस प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं, है ना। एल्युमिनियम को आप देखेंगे ही जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन में आप देखेंगे एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं हम लोग किस तरह से, है ना। और सोडियम और मैग्नीशियम में, जैसे सोडियम आप इसके रिस्पेक्टिव जो है जो भी ओर हो या फिर इम्प्योर फॉर्म में हो, वहाँ से क्या करेंगे हम इसको प्योर फॉर्म में इस तरह से एनोड और कैथोड बना करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा प्यूरिफाई करेंगे, करेक्ट। ठीक है। तो जो भी आप देखते हैं उसका अपना कुछ एप्लीकेशन है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि चलिए प्योर फॉर्म में आपका बन रहा है, लेकिन अब आपको क्वांटिटी जानना होगा, है ना, कि कितना क्वांटिटी में बन रहा है। नहीं तो फिर कितना वोल्टेज अप्लाई किया हमने, कितना क्वांटिटी बना, फिर वो तो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए वो क्वांटिटी जानने के लिए पहली बार जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फेराडे, करेक्ट। तो इन्होंने क्या था, एक दो लॉ दिया था, है ना, जिसको हम लोग फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन्होंने देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसको क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई मतलब कि कितना अमाउंट में बन रहा है वो जानने की कोशिश किया, है ना। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो लॉ दिया। तो जैसे है, ज़्यादा ये नहीं है, इजी ही है। जैसे फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा कि जो अमाउंट है ना, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का जो अमाउंट जो हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड में, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो ये क्या कर रहा है,
जो करंट है ना, जिस करंट के कारण ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है किसका, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है ना, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उतना ही केमिकल रिएक्शन उसमें होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में रहना चाहिए, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, है ना। तो इसको अगर हम सम अप करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ये किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फिर मॉल्टन फॉर्म में हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, कितना अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, है ना, करंट जब अप्लाई करेंगे तब वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। उस इलेक्ट्रोलाइट जो भी सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट है, उससे जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो केमिकल रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये इजी है। इसमें आपको जैसे ही फर्स्ट लॉ, अब फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ आने का कारण क्या है कि इन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन किसी रिएक्शन में क्या देख रहे हैं ये, कि हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट। जैसे कॉपर हो गया आपका, उसमें डिफरेंट अमाउंट बनेगा। फिर जैसे आपका सिल्वर हो गया, उसमें डिफरेंट अमाउंट बनेगा, है ना। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिपोजिशन क्यों हो रहा है, करेक्ट। तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे हो रहा है ना। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपका है वो सेकंड लॉ उन्होंने कहा। तो सेकंड लॉ क्या है, अदरवाइज एक ही लॉ में काम हो जाता है, लेकिन जब डिपोजिशन देखा कि अलग अलग क्वांटिटी में हो रहा है तो फिर, और इन्होंने क्वांटिफाई करने के लिए ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्वांटिफाई करने के लिए, है ना, क्वांटिफाई करने के लिए ये लॉस दिए थे, है ना। क्योंकि ऐसे तो डिपोजिशन हो ही रहा था यहाँ पे, लेकिन उसको पता करना है कि कितना डिपॉजिट हो रहा है। जब पहला कितना डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए उन्होंने फर्स्ट लॉ दे दिया, है ना। लेकिन फिर डिफरेंट मेटल के लिए फिर डिफरेंट डिपॉजिट होने लगा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ही। तो उन्होंने क्या किया, फिर सेकेंड लॉ को लेके आया। तो ये क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent। ये एक नया वर्ड है आपका, इक्विवेलेंट वेट, है ना, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना। डिफरेंट सब्सटेंसेस मतलब आपका हो गया डिफरेंट मेटल, है ना, कभी कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सब डिफरेंट मेटल के लिए हो गया। तो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको कहा था ना, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेट हो रहा है, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है ना, ऑफ मेटल
ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। जैसे कॉपर 2+ है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, तो हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये Cu होगा, सॉलिड होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी उसका एटॉमिक मास है कॉपर का उस 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सिल्वर है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तब ये सिल्वर बनेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ जो सिल्वर का एटॉमिक मास हो जाएगा उसी से 1 से डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है सिल्वर का बराबर होगा, है ना, एटॉमिक मास के बराबर होगा। कॉपर का क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। करेक्ट। तो ये फैराडे का जो है आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। तो इसको हम जो है और डिटेल में देखते हैं कि कितना चार्ज पास करेंगे, कैसे, है ना, करंट से कैसे पास करेंगे उसको देखते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले जो है आप मान लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q, है ना, Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया हमने पास्ट गिवन बाय, है ना, क्या होगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पर Q क्या है आपका, चार्ज हो गया, है ना, इसका यूनिट आपका कूलम में लिखेंगे। आई क्या हो गया आपका, कितना करंट दिए उसको, है ना, एम्पियर में होगा। और टी क्या है, टाइम, कितने देर के लिए जो है ये करंट पास कराए हैं हम, और ये सेकंड में है इसका यूनिट, है ना। तो यहाँ पर चार्ज क्या है आपका, करंट इनटू टाइम, है ना। करंट मतलब आप कह सकते हैं, अगर आपको यूनिट में लाना है तो आप कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर करंट आपने पास किया 1 सेकंड के लिए, तो चार्ज इसका 1 कूलम हो गया। करेक्ट। सो हम लोग देखते हैं सिल्वर के लिए, है ना, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये सिल्वर सॉलिड बन गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स is required for the reduction of 1 mole of सिल्वर आयन, है ना। तो अगर हम कहेंगे कि एक एटम सिल्वर का अगर 1 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको मोल में लेके आना होगा, सारा कैलकुलेशन आपका मोल में दिया हुआ रहेगा ना, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है ज़रूरत पड़ेगा आपको 1 मोल सिल्वर आयन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। सो बिल्कुल ये उसी तरह से, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम कॉपर ले लेते हैं, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका कॉपर सॉलिड, है ना। तो ये बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ कॉपर आयन, इसको रिड्यूस करेगा, बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब हम किसी एक को इसको लेते हुए हम इसको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कितना मोल, कितने एटम, कितने आयन के लिए ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी फ़िलहाल आप हमें पता है क्या कि द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हमें पता है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6021 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 मोल का निकालना होगा आपको, है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 96487 कूलम पर मोल आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल ले लेते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, 1 फेराडे, है ना, या फेराडे कहेंगे, ठीक है। तो 1 फेराडे या फेराडे इसी को कहेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया।
अब अगर 1 फैराडे दिए हैं तो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक, उसी में ज़्यादा इसी रहेगा। Mg2+ एक्वस है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए Mg सॉलिड बनने के लिए। अब यहाँ कह सकते हैं कि 1 मोल, सॉरी यहाँ 2 मोल नहीं होगा, ये 1 मोल होगा, सॉरी यहाँ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल ऑफ कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, 2 नहीं चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन 2 मोल चाहिए लेकिन कॉपर 1 ही मोल होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 मोल मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 2 फैराडे, है ना, 2 फैराडे, क्योंकि यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज है 1 फैराडे, आपको चाहिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 फैराडे चाहिए होगा। यहाँ पर आपको 1 मोल चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहाँ पर 1 मोल कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर भी आपको कितना चाहिए, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1 फैराडे आ रहा है, 96500 कूलम, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है।